दोस्तों इस वीडियो में और भी बहुत सी बातें निकल के आएंगी पाकिस्तान आर्मी। तो पाकिस्तान की आर्मी को डिसमेंबर किया जाए और पाकिस्तान इंडिया का छोटा भाई है, भाई छोटा भाई बन के रहे, बाप बनने की कोशिश ना करे तो इंडिया पाकिस्तान को इतना नवाजेगा कि आपके तस्वुर से ज्यादा हो। भारत के लीडर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिस्टोरिक डिसीजन लास्ट 5 अगस्त को लिया है, नथिंग बेटर देन दिस फॉर कश्मीर, क्योंकि कश्मीर की टोटल डेवलपमेंट रुकी हुई थी सिर्फ इस बुनियाद पे कि भारत में इसके ऊपर आर्टिकल 370 लागू था। लेकिन अब भारत की लीडरशिप भी एक नई तब्दीली ला रही है और मुझे यकीन है कि इसी नरेंद्र मोदी के पीरियड टेन्योर के अंदर ही पूरा कश्मीर भारत के पास चला जाएगा। इस फौज का अब डिक्लाइनेशन है और इनका वक्त पूरा हो चुका है और इनको नजर भी आ रहा है, जब भी ये पापा जॉन्स और इनके फौजी पूरी दुनिया में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनको पता है कि इनको पाकिस्तान छोड़ के भागना है और इनको कोई चाइनीज वाइनीस नहीं बचा सकेगा, क्योंकि चाइनीज का भी कब्रिस्तान ये कश्मीर बनेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान के साइड वाले जो कश्मीरी हैं वो तो ये दुआ मांग रहे हैं कि किसी तरह से हम उसी कश्मीर का हिस्सा बन जाएं जो यूनियन टेरिटरीज़ की सूरत में भारत में अब एक नए नक्शे के साथ सामने आया है। तो इस बात का इम्कान कितना नज़र आता है आपको? देखें, इम्कान तो नज़र आ रहा है और मुझे सीरियसनेस भी नज़र आ रही है इंडियन लीडरशिप की तरफ से। एक तो होता है कि हर आदमी उठ के बयान दे दे, जैसे पाकिस्तान में दे दिए जाते हैं कि हम लाल किले पे झंडा लगा देंगे। यहाँ पे आपको बीजेपी की मेन जो लीडरशिप है उसकी तरफ से कभी कोई ऐसा बेवकूफ़ी का बयान वगैरह नहीं मिलेगा। वो जो पंजाबी में कहते हैं ना बड़क मारना, तो वो बड़क और ये छोटे लेवल से तो लोग कोई भी कर लें, लेकिन मेन लीडरशिप जो है वो इस तरह के बयानात नहीं देती। देखें, इंडिया के भी कई इश्यूज हैं। इंडिया भी एक तरह से ये 2014 में जाके आज़ाद हुआ है, वरना 2014 तक एक अपीजमेंट की पॉलिसी चल रही थी और एक ऐसी गवर्नमेंट चल रही थी जिसने भी इंडिया की चीज़ों को सीरियसली नहीं किया। अब ये गवर्नमेंट इंटरनली भी बहुत सारी चीज़ें कर रही है, जैसे कि अयोध्या का था, ट्रिपल तलाक का मसला था, अभी ये जो इन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी दी है, तो इनके इंटरनल इश्यूज में भी ये लोग हैं। ऊपर से कोरोना आ गया तो इसकी वजह से कुछ चीज़ें डिले हुई हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इंडियन लीडरशिप ने एक चीज़ का फैसला कर लिया है कि ये अपना मकबूजा इलाका, चाहे वो अक्साई चीन है, चाहे वो पीओके है या गिलगित बल्तिस्तान है, ये वापस हासिल ज़रूर करेंगे। देखें, कल चाइना ने यह बयान दिया कि हमने गलवान वादी से विड्रॉ कर लिया है कंप्लीटली। इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया। इंडिया ने कहा नहीं, तुम लोगों ने विड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि ये जो चाइना और इंडिया का जो एलएसी है वो पाकिस्तान के एलओसी जैसा नहीं है। एलएसी के दरमियान एक बफर जोन है। अब वो चाइना उस बफर जोन में आके बैठा है और वहां से वापस नहीं जा रहा, तो इंडिया ये कह रहा है कि भाई साहब ये तुम्हारा विड्रॉल नहीं है, क्योंकि अभी भी तुम उस बफर जोन में वो पीछे जाओ, क्योंकि ये बफर जोन को दोनों क्लेम करते हैं तो वो एम्प्टी रहता है। तो इंडिया इज सीरियस। नेहरू जी के जमाने में तो चाइना कहता था यहाँ पे हाईवे नहीं बनेगा, तो नेहरू जी कहता था अच्छा माई बाप नहीं बनेगा, ये हमने पढ़ा है। लेकिन आज की लीडरशिप कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये हमारा इलाका है, हम यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे। इन्होंने पुल भी बनाए हैं वहां पे और उस पूरे रीजन में डेवलपमेंट वर्क हो रहा है। तो इनकी सीरियसनेस है कश्मीर को लेके, क्योंकि आफ्टर ऑल कश्मीर इनके सर का ताज है, हिंदुस्तान के सर का ताज है और सर के ताज को कोई भी नहीं छोड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि इंडिया की जो करंट लीडरशिप है उसने आइडेंटिफाई कर लिया एक एजेंडा इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। ताहिर भाई देखें, आप हम एक आम आदमी भी बैठ के स्टडी करता है तो वो ये सोच में पड़ जाता है कि यार ये वो देश है जो 5000 साल पहले इतना डेवलप था जहां दुनिया में कहीं डेवलपमेंट नहीं थी। ये वो देश है कि जितना अमीर था कि इस पे पूरी दुनिया की फोर्सेस ने हमले किए, मुसलमानों ने किए, अंग्रेजों ने किए, फ्रेंचों ने किए, पोर्टुगीज ने किए, डच ने किए, सब ने किए, जितनी कॉलोनियल पावर्स हैं सब ने इस पर अटैक किया। इसका पोटेंशियल है, जिसको हम आज अमेरिका में देखते हैं कि जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो कितने की पोजीशन पे छाए हुए हैं, इनका पोटेंशियल है। तो हम भी आज तक सोचते हैं कि वो भारत क्यों सुपर पावर ना बन सका, इसलिए कि पाकिस्तान
इंटरनेशनल डिजाइनिंग के तहत भारत को ऑक्यूपाइड रखा था अब तक। अब भारत उस ऑक्यूपाइंग पॉलिसी से निकल गई है। अब भारत अपने हिसाब से चल रही है कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, भारत कहता है भौंकने दो, हम अपना सफर जारी रखेंगे। तो मोदी जी की करंट लीडरशिप के पास एक में कश्मीर सरफहरिस्त थे, और मैं समझता हूं, वापस मैं कहूंगा कि विद इन 4 इयर्स जो बाकी हैं मोदी जी के इस टर्म के, कश्मीर में कुछ ना कुछ जरूर होगा। और ये पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान की फौजी अशराफिया को पता है। जब भी आप देख रहे हैं कि इन्होंने चाइना के साथ मिलकर कश्मीर पे बड़ा कुछ कर रहे हैं, ये इन्फिल्ट्रेशन इतनी बढ़ गई है कश्मीर में, इंडिया में, कि रोज की बुनियाद पे पुलिस मुकाबले और फौज के मुकाबले हो रहे हैं टेररिस्टों से, शोपुर में, इधर उधर। तो सिचुएशन पाकिस्तान को तो पता है कि अगर मैं इस वक्त नहीं कुछ करूंगा तो मेरे हाथ से तो कश्मीर भी जाएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी जाएगा। तो पाकिस्तान फौज तैयार बैठी है, लेकिन कुछ कर नहीं सकेगी, क्योंकि भारत इस बार रेजोल्यूशन के साथ आ रहा है और प्योर रेजोल्यूशन है इनके पास, एजेंडा मौजूद है इंडिया की बेहतरी के लिए। देखिए, जब पिछले साल एब्रोगेशन आर्टिकल 370-35A हुआ तो ये एक ऐसा वाक़या था जिसको भारतीय भी ख्वाब समझते थे। वो भी सोचते थे कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो गुज़िश्ता 71-72 साल भारत की हिस्ट्री का रहा उसमें ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सका। वो अपीज़मेंट की सियासत, डरने की पॉलिसियाँ और अजीबोगरीब सूरतें, अब ये हो गया। होने के बाद ये ख़दशा था कि बहुत बड़ा स्पिल ओवर होगा, कश्मीर में बलवे होंगे, फसादात होंगे, राइट्स होंगे। भारत ने एहतियात के पेश नज़र पार्शल लॉकडाउन भी किया, पार्शल कर्फ्यू भी लगाया, दफ़ा 144 भी नाफिज की, लेकिन प्रैक्टिकली कोई स्पिल ओवर नहीं हुआ। उससे ये पता चल गया कि जो कश्मीरी कश्मीर में रहते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, उनको तो टेररिज्म से कोई मतलब ही नहीं। वो तो पीछे से एक कारोबारी काम था, एक पाइपलाइन थी, पैसा आता था और उस पैसे के चक्कर में कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स वहाँ पर भी बैठे हुए थे, जम्मू कश्मीर खास वादी में, वो अपना कारोबार चलाते थे। जब भारत ने विल बना ली, शिकंजा कसा, तो हमें ये पता चला कि आम कश्मीरी तो इस खेल में है ही नहीं। तो वो एक तरह से लॉकडाउन, मैं कहता हूँ, जो शुरू का था वो टेररिज्म का लॉकडाउन था या टेररिज्म के वायरस का लॉकडाउन था। वो चलते चलते अमल कोविड-19 का जो पूरी दुनिया में लॉकडाउन की सूरत हाल बनी, वो कश्मीर में भी आई नज़र, और वो कोविड-19 का वायरस आया। दोनों वायरस बाहर से आए थे, लेकिन ये अंदाज़ा हो गया कि कश्मीरी रेजिलिएंट कौम है और वो अपनी कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय सरकार के साथ मिलकर इन दोनों वायरस को भगाना चाहते हैं। ये सूरत हाल मुझे नज़र आती है। क्या आपको भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल नज़र आती है? देखा, आप बिल्कुल, आपका तज्जिया दुरुस्त है। मसला ये है कि कश्मीर के नाम पे जो सियासत करते हैं, चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में, वो ये कहते हैं कि मोदी सरकार ने चूंकि शिकंजा सख्त किया था, 144 लगाया था, ये वो, इसलिए कश्मीर बाहर नहीं निकला, वरना निकलता। मैं इसको इसलिए नेगेट करता हूँ कि वो ईरानी लीडर सुलेमानी जब मरा था, उसको अमेरिका ने मारा था एक मिसाइल के जरिए, तो श्रीनगर में और कश्मीर में कोई 25,000 आदमियों ने मुजाहरा किया था उसी लॉकडाउन में, उसी उसमें। तो अगर इनको भारत सरकार का ये 370 का एब्रोगेशन पसंद ना आया होता तो ये बिल्कुल निकलते। जब वो एक ईरानी के लिए मुजाहरा कर सकते हैं तो, लेकिन ऐसा कोई मुजाहरा नहीं हुआ। आई एग्री टोटली विथ यू कि कश्मीरी को पता है कि उसका फ्यूचर इंडिया के साथ अच्छा है, और बिल्कुल आपके इस स्टेटमेंट से मैं टोटली एग्री करता हूं। कश्मीर में जो वैली है, जो इंडिया का कश्मीर है, यूनियन टेरिटरी, उसमें एक बड़ा मसला है कि कुछ स्लीपर सेल्स तो हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान की ये 31 साल की इन्वेस्टमेंट है, उधर स्लीपर सेल्स हैं। एक कश्मीरी पंडित अजय पंडित को अभी मार दिया इन्होंने। वो बेचारा वहां पे एक टीचर था और एक आखिरी पंडित रह गया था वहां पे। हमें पता है कि कश्मीर के असल रेसिडेंट्स तो कश्मीरी पंडित हैं जो कि सदियों से वहां रह रहे हैं। बाकी जो है सैयद अली गिलानी, अगर वो कश्मीर के ठेकेदार बनते हैं तो सैयद का मतलब तो होता है वो आले रसूल से। आले रसूल इंडियन ओरिजिन हो ही नहीं सकता। आले रसूल मीन्स अरब नस्ल से।
तो ये कश्मीर के ठेकेदार बने हुए हैं। असल कश्मीर के ठेकेदार तो कश्मीरी पंडित हैं, उनका आखिरी बंदा इधर मार दिया इन्होंने। इसके अलावा एक शेख वसीम बारी, बीजेपी का मुसलमान लीडर कश्मीरी उधर लोकल, उसको मार दिया। तो वहां पे हैं जो स्लीपर सेल्स आईएसआई के इशारे पे काम करते हैं। और अब जब इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है तो कुछ डड्डू जो बरसाती मेंढक होते हैं वो निकले हैं, जिनका सारी जिंदगी कश्मीर के ऊपर ठेकेदारी रही है डायनास्टीज की, जैसे कि अब्दुल्ला डायनेस्टी है। उनका बेटा बड़ा चीं कर रहा है क्योंकि अब इनकी चौधराहट खत्म हो रही है। बाप दादा के जमाने से कश्मीर को लूट रहे थे, खा पी रहे थे, इन्होंने कश्मीर को दिया क्या है? कोई ये तो बता दे कि आज ये टसवे बहा रहे हैं। एक और कश्मीर की चीफ मिनिस्टर होती थी मुफ्ती महबूबा, उनकी बेटी यहाँ पे यूरोप में लेक्चर देती है कि इंडिया के ऊपर एम्बार्गो लगाओ और इंडिया को रोको और इंडिया को ये करो। तो ये कश्मीरियों की आवाज़ नहीं है, ये आईएसआई की आवाज़ है। ये पाकिस्तान पेड आवाज़ें हैं जो थोड़ी बहुत रह गई हैं, वरना मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी और डोगरास ऑफ जम्मू और गिलगिती, लद्दाखी, बल्तिस्तानी, इनको पता है कि इनका फ्यूचर इंडिया के साथ अटैच्ड है। ना ये आज़ाद रह के अपने लिए कोई बेटर फ्यूचर ले सकते हैं। और पाकिस्तान के साथ तो इन्होंने देख ही लिया कि पाकिस्तान अपनी कौमों के साथ क्या कर रहा है और कश्मीरियों के साथ जो इनके पास कश्मीर है उसमें क्या कर रहा है। तो पाकिस्तान से तो आप किसी किस्म की उम्मीद रख नहीं सकते। तो आपका 100% आई एग्री कि कश्मीरीज आर हैप्पी कि आर्टिकल 370 गया। तो इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इधर होंगे, एम्प्लॉयमेंट आएगी, डेवलपमेंट होगा और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी होगा। ये कश्मीरियों की सोच है। आई टोटली एग्री विथ यू। और आपने कहा कि असल जो इम्पॉर्टेंट मसला है वो ये है कि जो कश्मीरी हैं वो समझते हैं कि उनका फ्यूचर भारत के साथ है और वो भारत का हिस्सा है। बड़ी अहम बात है कि कश्मीर जो है बुनियादी तौर पर वो भारत का ही हमेशा से हिस्सा रहा। और उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो वहाँ पर मुस्लिम बैकग्राउंड की तरह, आपकी तरह, मेरी तरह के लोग हैं, हम सब मुस्लिम फेथ के एतबार से हैं, हम सब भारतीय हैं। आपने पीछे अपनी शनाख्त बताई कि आप भारतीय समझते हैं। मैं भी, मुझसे को पूछता तुम कौन हो तो मैं कहता हूँ आई एम ए कैनेडियन पंजाबी ऑफ इंडियन हेरिटेज बॉर्न इन पाकिस्तान। चूँकि इस वक्त हर शख्स दुनिया में कई आईडी साथ लेकर चलता है। आप यूरोप में रहते हैं, किसी कोई जर्मन मिलेगा वो कहेगा कि आई एम कैथोलिक जर्मन एंड यूरोपियन एज वेल। तो एक ही वक्त में बहुत सारी आईडीज़ होती हैं। लेकिन कोई जर्मन ये कहे कि वो यूरोपियन नहीं है तो वो झूठ बोलेगा ना अपने बारे में। इसी तरह कोई बंगाली, कोई पाकिस्तानी, श्रीलंकन, इवन नेपाली ये कहे कि वो भारतीय नहीं है अपने ओरिजिन में, अपनी हेरिटेज में, तो वो झूठ बोलेगा। अगर ये समझ आ जाए बात तो ये तो फिर मसला कश्मीर तो रहना ही नहीं चाहिए था। मैं यहाँ पे आरिफ भाई वो एक इंडोनेशिया के एक मुसलमान मिनिस्टर की बात बताता हूँ। उनसे पूछा गया कि आपके नोटों पे ये भगवान की पिक्चर क्यों है, तो उन्होंने कहा कि हमने मज़हब बदला है, अपने बाप दादा तो नहीं बदले ना। बड़ी बात है वाकई, ठीक है ना जी। तो मतलब हमारी ओरिजिन, हमारे बाप दादा तो हमारे भारतीय हैं। क्योंकि हिंदू जो है वो सिविलाइजेशन, वो सिर्फ मज़हब का नाम नहीं है, वो एक सिविलाइजेशन का नाम है। उसमें तो इतनी लचक है, उसमें क्रिश्चियंस, मुस्लिम सारे उसमें समा सकते हैं और समाये हुए हैं। तो ये जो मैसेज है ये कश्मीरियों को तो पता है, बिकॉज वो रह रहे हैं। आप और मैं तो, हमें तो अभी 20-30 साल से इस बात की समझ आई ना, लेकिन वो तो रह रहे हैं। मगर पाकिस्तान को ये बात क्यों नहीं समझ आती? ये क्यों अपने वसाइल बर्बाद करता रहा, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करता रहा जो बिल्कुल बेकार की है। और अगर ये भारत के साथ अमन के साथ रहता तो अभी ये जो पाकिस्तान जगह जगह से 2-2 बिलियन डॉलर मांग रहा है, इनकी जेब में 200 बिलियन डॉलर होते। भारत की तरफ से टूरिज्म इतनी आ जानी थी पाकिस्तान को, जो इतनी मुकद्दस जगह हैं भारतीयों की, पाकिस्तान उन्हीं का हिस्सा है, लेकिन वो भी इन्होंने गिरा दी, बर्बाद कर दी। तो ये मैं आखिर में जो हम 2-1 बातें करेंगे, ये भी आपकी राय लेना चाहता हूँ। ये बात क्यों समझ नहीं आती, कॉमन सेंस वाली बात? नहीं, बिल्कुल समझ में आती है इनको। मसला ये है कि पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल कंट्री है। अब एक आर्टिफिशियल क्राफ्टेड कंट्री अगर बनाया जाता है तो वो बनाने वाली जो पावर्स हैं
वो एक दिन के लिए तो उन्होंने नहीं बनाया, कोई एक मकसद था। मकसद ये था कि भारत के पोटेंशियल को रोकने के लिए इसको ऑक्यूपाई रखना था। तो उसको ऑक्यूपाइड रखने के लिए ये पाकिस्तान की फौज ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करती है ताकि भारत में चीजें इस तरह चलाई जाती रहें। अब मसला इसमें असल ये आता है कि देखें, हम लोग सब आफ्टर ऑल इंडियन ओरिजिन के हैं। ये चीज हम समझ जाएं तो बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन बदकिस्मती से मैं पाकिस्तान की रूलिंग ओलिगार्की का तो शिकवा ही नहीं करता ना, कि ये तो ऑपरेसर्स हैं, इनका तो मकसद ही ऑपरेशन है, उसके ऊपर नहीं है। लेकिन आम आदमी भी आज अपने आबाओ अजदाद की शक्ल में अर्तुगरल को देख रहा है, मोहम्मद बिन कासिम को देख रहा है, महमूद गजनवी को देख रहा है। मैं ये कहता हूं कि महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम जब ये वेस्ट से उठ के घोड़ों पे बैठ के ये डाकुओं का टोला जब आता था तो सबसे पहले कौन से इलाके रोंदता था? ये सबसे पहले सिंध और पंजाब को रोंद के फिर आगे बढ़ते थे। ये सिंध और पंजाब की हमारी माओ बेटियों को गुलाम बना के 20-20, 40-40 हजार गुलाम औरतें और मर्द लेके जाते रहे। उनको हमारा हीरो बना के पेश किया गया, एक डिस्टोर्टेड आर्टिफिशियल आइडेंटिटी बता रहे हैं। जबकि आई एम प्राउड ऑफ माई आइडेंटिटी कि मैं गुजरात के मुकद्दस इलाके से पैदा हुआ हूं। ठीक है, मेरी पैदाइश कराची की है, लेकिन मेरे माँ बाप दोनों गुजरात में पैदा हुए हैं और इससे पहले सदियों से, हजारों साल से हमारी आबाओ अजदाद वहीं रहते थे। तो हम तो इंडियन ओरिजिन के हैं और ये पाकिस्तानियों को भी समझना होगा। आपने अभी कहा कि अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होते तो $200 बिलियन जेब में पड़े होते। मैं आपको मामूली सी मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान का एक अदाकार है जावेद शेख, वो अगर 2 करोड़ रुपए की फिल्म बनाता है, उस पर 2.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, मतलब 50 लाख का प्रॉफिट होता है। और बस अगर पाकिस्तान इंडिया कॉमन मार्केट हो, मैं नहीं कह रहा अखंड भारत, वो तो मुमकिन ही नहीं ना, मैं कह रहा हूं कॉमन मार्केट के आप फ्री ट्रेड करें, सब कुछ करें, तो वही जावेद शेख 100 करोड़ रुपए की फिल्म बनाएगा और उस पर 100 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाएगा। इतनी बड़ी मार्केट पाकिस्तानियों के बगल में मौजूद है। और ये वो लोग हैं, हिंदू दुनिया की सबसे टॉलरेंट कौम है, वरना मुसलमानों ने तो जो हाल किया हाया सोफिया का आप देख लें। ये अगर हिंदू करने पे आ जाए तो 4000 मस्जिदें तो एक दिन में गिरा देंगे ये, और उसको मंदिर बना देंगे। ये दुनिया की सबसे टॉलरेंट कौम है, ये आपको हमेशा वेलकम करते हैं। इन्होंने वसीम अकरम को, राहत फतेह अली खान को, सबको इन्होंने हमेशा वेलकम किया, मौके दिए। लेकिन हम उस मौके का नाजायज फायदा उठाते हैं ना, तो ये गलत है। बेस्ट वे पाकिस्तान के लिए यही है कि इंडिया के सबसे पहले डिसमेंबर करें आर्मी को। दुनिया में अमन लाने का वाहिद जरिया है पाकिस्तान की आर्मी को डिसमेंबर करें। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वार क्राइम के तौर पे पाकिस्तान के वो जनरल जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में रह रहे हैं, उनको उठा के हेग में लाएं, हॉलैंड में, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनके ऊपर वॉर क्राइम का केस किया जाए, और पाकिस्तान की आर्मी को डिसमेंबर किया जाए। और पाकिस्तान इंडिया का छोटा भाई है, छोटा भाई बन के रहे, बाप बनने की कोशिश ना करे, तो इंडिया पाकिस्तान को इतना नवाजेगा कि आपके तसव्वुर से ज्यादा होगा। लेकिन पहले इंडिया को अपना बड़ा भाई माने। तो ये ऐसे ही है जैसे मेरे माँ बाप, मैं बड़ा होता हूं, मेरे बच्चे होते हैं, मैं कहता हूं अम्मी मुझे अलग घर चाहिए, अम्मी ने कहा ये लो बेटा तुम्हारा अलग घर। अब मैं अलग घर में बैठ के रोज नए नए गुंडे पालूं और उनको अपने माँ बाप के घर पे हमले करने के लिए भेजूं, तो यार ये गलत है। मैं अपनी हैसियत को जानूं कि मेरे माँ बाप हैं, वो मैं उनके घर को भी आबाद रखूं, खुश रखूं, और अपने घर को। लेकिन बेगैरती पे आ गई है पाकिस्तान की फौज, और इन बेगैरतों का अब एक ही हल है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनके ऊपर वार क्राइम्स के केस करके आप उनको लटकाएंगे, तब जाके दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं करेगा। फिर आपने 3-4 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। एक तो आपने कहा कि अखंड भारत की बात नहीं करते। मैं अखंड भारत की टर्मिनोलॉजी को भी नेगेटिव नहीं देखता, मैं इसको जैसे यूरोपियन यूनियन है ना उस तरह देखता हूँ कि भाई बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इवन अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, ये सब अखंड भारत का उस तरह हिस्सा है जैसे यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, सबकी सोवरेनिटी है। लेकिन उस सोवरेनिटी में हम यूरोपियन यूनियन का मॉडल देखते हैं कि दूसरी जंग अजीम तक जर्मन
फ्रांसीसियों से लड़ते रहे, हर एक की दूसरे से लड़ाई होती रही। उन्होंने सबक सीखा, उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमने एक यूनियन बन के रहना है, लड़ना नहीं है, सोवरेनिटी भी अपनी बरकरार रखनी है। तो वो मॉडल बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो अखंड भारत अगर उस मॉडल पे चले तो बहुत ही उम्दा बात है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा है नहीं। दूसरी तरफ आपने कहा कि पाकिस्तान आर्मी के जो जर्नैल हैं, जो ख़ास तौर पर वो नस्लें जो मुलव्वस हैं भारत के साथ जंगों में, और उससे ज़्यादा बंगालियों के साथ जुल्म और सितम में उनके, और फिर ये बलोच हैं, पश्तून हैं, मुहाजिर हैं, सिंधी हैं, उनके साथ जो जुल्म होता है, तो इन सब का जो क्रिमिनल कोर्ट्स में हो, चलिए मैं समझता हूँ ये तो बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, बहुत बड़ा मुतालबा कर रहे हैं। अगर ये अपना रवैया ही बदल लें अपने ही मफाद की खातर, अपने ही सर्वाइवल की खातर, को ये पता होना चाहिए कि अब इनका अपना सर्वाइवल इस तरह की बुलिंग में नहीं, तो शायद तब भी बेहतरी आ जाए, इतने बड़े लेवल पे ना भी जाएं। खैर, ये तो आपने बात की, बात से बात हमारी चल रही है आरिफ जाकिया भाई। आज हम ख़ास तौर पर बातचीत कर रहे हैं कश्मीर के 1 साल आर्टिकल्स 35A और 370 की एब्रोगेशन के बाद, और उसमें ज़ाहिर है जो बातें आप मैं और भी कर रहे हैं वो जुड़ी हुई हैं। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि कश्मीर प्रोग्रेस कर रहा है, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, सड़कें बन रही हैं, टनल्स बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं। और वो तो 1 साल खदशे का साल था, पहले टेररिज्म के वायरस का खदशा था, फिर कोविड-19 का। हमें चीज़ें नज़र नहीं आ रही, लेकिन चीज़ें अंदर ही अंदर डेवलप हो रही हैं। आइंदा 3-4 साल में नक्शा कुछ से कुछ होगा। इस 1 साल में आरिफ भाई ये भी पता चल गया पूरी दुनिया को कि कश्मीरियों ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, कोई टेररिज्म का स्पिल ओवर नहीं किया, बल्कि उससे पहले जो टेररिज्म होती थी वो ख़त्म हो गई। अब सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन के वाक़यात हैं और भारतीय सरकार उसको काबू कर रही है। अब ये मॉडल सामने आ गया, दुनिया पर साबित हो गया कि कश्मीर में 71 साल में एक्चुअली क्या होता रहा और कौन पीछे था और टेररिज्म क्या थी। अब 1 साल गुजर जाने के बाद जब मैं और आप तजिया कर रहे हैं, तो कोविड-19 भी गुजर जाएगा, इंशाल्लाह 4-6 महीने की बात है, वैक्सीन आ जाएगी। उसके बाद हम, आप और मैं और बहुत सारे दोस्त जाएंगे, श्रीनगर जाएंगे, मिलेंगे अपने कश्मीरी भाइयों से, बहनों से। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तो इससे कुछ सबक सीख नहीं सकता? पब्लिक कंजम्पशन के लिए उनको तो लड़ना ही है, लेकिन कश्मीरी जो हैं वो, उन्होंने अपना रुख दिखा दिया कि हम तो आगे बढ़ेंगे अमन और पीस के साथ। मज़ीद आपको वहाँ पे पॉलिटिकल चेंजेस क्या होती नज़र आ रही हैं? उस तरफ जाने से पहले मैं आपके वही अखंड भारत वाले पॉइंट पे आऊंगा। जी कि देखिए, मेरे लिए भी, मुझे रंगून से लेकर काबुल तक जो आदमी मिलता है, मेरे लिए वो भारतीय है, चाहे वो कोई भी नेशनलिटी हो, कोई भी रूलिंग में रहता हो, ये मेरे लिए अपने लोग हैं। काबुल से लेकर रंगून तक का हिंदुस्तान मेरे अपने लोग हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि उन सब की आइडेंटिटी खत्म करके सब एक उसमें आ जाएं, फ्लैग में सबके भले अपने फ्लैग रहें। मेरे लिए वो मेरा देश है, चाहे वो रंगून से कोई हो, काबुल से हो, कहीं से भी हो। हैविंग सेड दैट, आपने जो ये कहा ना कि कश्मीरियों का इस हवाले से, तो देखें, कश्मीरियों के पास है ना कोई और चॉइस नहीं है, क्योंकि ये एक लैंडलॉक कंट्री है और माउंटेनियस रीजन है। इनके रिसोर्सेज मुख्तलिफ किस्म के हैं, जैसे पानी, दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स जो है वो पानी इनके पास है सबसे ज़्यादा। फिर इनके पास उसी पानी से इलेक्ट्रिसिटी जो डेवलप होती है, पूरा पंजाब पाकिस्तान का है वो कश्मीर के इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलता है। ये सब चीज़ें, फिर इनका जो अखरोट है, सेब है, फ्रूट्स हैं, जो उस सब की प्रिजर्वेशन के लिए हमारे मुल्क ने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन इंडिया में इस पे बड़ा वर्किंग होता है। डेवलपमेंट की आपने कहा कि चूंकि कोविड-19 की वजह से रुक गया, ये सब बड़ी चीज़ें पाइपलाइन में, आप सही कह रहे हैं। $1 बिलियन का रिजॉर्ट पाइपलाइन में है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, अंबानी साहब हैं, दूसरे महिंद्रा साहब हैं, सब ने ऐलान किया है कि हम कश्मीर में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। और कश्मीर में कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट इस पे आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश हो रही है, डोमिसाइल दिए जा रहे हैं, ये वो। लेकिन ओवरऑल कश्मीरी जो इंडिजिनियस कश्मीरी है
वो जानता है और वो ये समझता है कि इन्वेस्टमेंट आने से कोई डेमोग्राफी चेंज नहीं होती। एक मिसाल ये ले लें कि इतना इंग्लैंड में दुनिया जहाँ के लोग रहते हैं, कैरिबियन के लोग हैं, अफ्रीका के हैं, साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, तो क्या इंग्लैंड की डेमोग्राफी थोड़ी चेंज हुई है? आज भी यहाँ की वही डेमोग्राफी है जो आज से 50 साल पहले थी। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से या फॉरेन लोगों के आने से कोई डेमोग्राफी में इतना बड़ा चेंज नहीं होता। ये सिर्फ कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट लीडर्स हैं जो इस चीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अदरवाइज कश्मीरी को पता है कि जितना ज्यादा पैसा इधर आएगा उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगी, तरक्की होगी कश्मीर की, तो कश्मीरी खुशहाल होंगे। और रहा सवाल मजहब का, तो मेरी नजर में मजहब हर आदमी का जाती फेल है, और वो कोई भी मजहब हो, वो इंडियन होने पे फख्र करे और अपने मजहब को आजादी से प्रैक्टिस करे विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। अगर ये मैं सोचूं कि नहीं, मैं अगर इबादत कर रहा हूं तो बाकी सबको कुर्बानी देनी है, तो ये मेरे अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि तुम मेरी इबादत के लिए मेरे बंदों को खराब करो। कुरान में बार बार कहा गया है रब्बुल आलमीन, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा। जब वो रब्बुल आलमीन है तो वो इतना बेरहम कैसा हो सकता है कि वो खाली मुसलमानों की बहबूद सोचेगा? तो मेरा ईमान है कि कुरान के जो ट्रांसलेटर्स हैं, मौलवी, इनके इस्लाम को, इनके कुरान को तो मैं मानता ही नहीं हूं। मैं तो उस अल्लाह पे बिलीव करता हूं जो तमाम इंसानों के साथ यकसा शफकत के साथ पेश आता है, वो मेरा खुदा है और ये मेरा जाती मामला है। अब मैं नमाज के लिए जाता हूँ, रोजे के लिए रखता हूँ, नहीं रखता हूँ, ये मुझसे ना ताहिर गोरा साहब पूछेंगे ना कमर बाजवा साहब पूछेंगे, ये मुझसे मेरा क्रिएटर पूछेगा, खाली मैं उसको जवाब दूंगा। तो मैं इबादत करता हूँ, किसकी करता हूँ, नहीं करता हूँ, ये मेरा जाती मसला होना चाहिए, इसका नेशनलिटी से कोई ताल्लुक ना हो। ये सिर्फ पाकिस्तान जैसी बनाना रिपब्लिक, और तुर्की में भी ये हो रहा है, रिलीजन को एक्सटेंसिवली यूज किया जा रहा है। भाई साहब तैयब अरदगान लास्ट फ्राइडे को हाइया सोफिया में नमाज पढ़ने के बाद बयान क्या देते हैं कि हमारी अगली नमाज मस्जिद अक्सा जेरूसलम में होगी, जबकि तुर्की का सबसे ज्यादा तिजारती ताल्लुकात इसराइल के साथ हैं। अबे यार, किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? तो ये इस्लाम को यूज करते हैं, ये थियोक्रेसीज हैं, ये स्ट्रेटोक्रेसीज हैं, जिन्होंने इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं। अगर ये मुसलमान के बच्चे होते तो मुसलमानों को मार रहे होते, बंगालियों को, बलोचों को। अगर इनको इस्लाम का इतना ही वो है तो बलोचिस्तान में कितने काफिर इन्होंने मारे हैं? सारे मुसलमान ही मारे हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की फौज और रूलिंग ओलिगार्की का किसी किस्म से कोई मजहब से ताल्लुक नहीं है। ये भेड़िए हैं, इनका इंसानियत से भी कोई ताल्लुक नहीं। बहुत आखिर में आपने एक नुक्ता छेड़ दिया, तो उस पर 1-2 मिनट में ज़रूर बातचीत करूँगा। वो है डेमोग्राफी चेंज करने की बात। मुझे हैरत होती है आरिफ जाकिया भाई कि जो डेमोग्राफी चेंज करने की बात करते हैं वो ख़ुद सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन लेकर यूरोप, अमेरिका, कनाडा आकर बसना चाहते हैं। ज़ाहिर है वो अपने इकोनॉमिक मसाइल हल करना चाहते हैं, फ्रीडम लेना चाहते हैं, मगर उनके, यानी मैं हूँ, आप हैं और हम जैसे सारे जो हमारे रीजन से आए हुए लोग हैं, वो जब आके इन मुल्कों में बसते हैं तो किसी न किसी तरह से यहाँ की जो डेमोग्राफी है उस पर हम असर तो डालते हैं ना। तो जब ये हक हम अपने लिए रखते हैं तो हम अपने खित्तों के लिए क्यों इतने इनसिक्योर हैं कि हम दूसरों को इक्वली वहाँ रहने और ज़िंदगी बसर करने का हक नहीं देना चाहते? आपने इंग्लैंड की बात की, मैं भी आता रहता हूँ, कनाडा में आप आ जाइए, यहाँ पर वाकई कुछ शहरों में तो डेमोग्राफिक भी चेंज हो रहे हैं, मगर उन डेमोग्राफी के चेंज होने के साथ साथ जो निज़ाम है वो तो वही है, यानी सिविल लिबर्टीज़ का, इंसानी हकूक़ का, जमहूरियत का। और ये जो फ़ज़ा है आरिफ जाकिया भाई, ये बिला किसी शक व शुबे कश्मीर में भी आगे परवान चढ़ेगी। आखिर में कोई क्विक कमेंट आप देना चाहें इस सारी गुफ्तगू के हवाले से तो ज़रूर हम अप्रिशिएट करेंगे। ताहिर भाई, आप भी वाकिफ हैं, आप हमारे सीनियर हैं और आपने से हमने बड़ा सीखा है। आपने हम जैसों को बहुत प्लेटफॉर्म दिए, अपने मौके दिए, और आज पहली बार तो नहीं है, मैं तो 2-3-4 साल से आपके प्रोग्रामों में आता रहा हूँ। आप एक बहुत बड़ी आवाज़ हैं ताहिर भाई, और आपकी तरह के कई लोग हैं और हम भी हैं जो एक मिशन पे चल रहे हैं।
हमारे लिए एक बुज़दिल दुश्मन है, हमारा घटिया दुश्मन है हमारे सामने, और वो अक्सर घटिया हरकतें करते हैं। मैं डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन मेरे साथ भी बहुत कुछ हो रहा है, आप भी इसको फेस करते होंगे। और हम यूरोप में रह के भी इनके जुल्म और तशद्दुद का शिकार हैं। स्वीडन में एक बलोच जर्नलिस्ट साजिद हुसैन को मार दिया जाता है, लंदन में एक पॉलिटिकल पार्टी एमक्यूएम के कन्वीनर को मार दिया जाता है, हॉलैंड में अहमद वकास गोराया पे हमला होता है, ताहा सिद्दीकी पे पेरिस में हमला होता है। इसके अलावा पाकिस्तान में हम लोगों के साथ क्या क्या होता है ये आपको पता ही है। जैसे गुलालाई इस्माइल इतनी ज़बरदस्त हमारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनकी फैमिली के साथ क्या होता है, अहमद वकास गोराया के ससुराल के साथ क्या हुआ, ये सब कर रहे हैं ये घटिया दुश्मन। हम सब के खिलाफ बड़ी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मैं उन घटिया लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे सफ़र को रोक सकोगे या हमारे जो मार्च है उसको रोक सकोगे। हमने एक सफ़र शुरू कर लिया है और ये कश्तियां जला के आए हैं। अब ये ख़त्म होगा, या तो मेरी मौत पे मेरा सफ़र ख़त्म होगा, या जब मैं मंजिल पे पहुंच जाऊंगा और मैं सब्ज हिलाली परचम के साथ पाकिस्तान में खड़ा होऊंगा, तब हमारी मंजिल हमें मिलेगी। लेकिन इन लोगों को मेरा मैसेज है कि ये ना समझें कि वो हमें रोक लेंगे, दबा लेंगे या हमारे सफ़र को रोक सकेंगे। बिल्कुल नहीं रोक सकते। हम चल पड़े हैं और ये जो हक परस्ती का सफ़र हमने शुरू किया है, हमारे पीछे लश्कर जमा हो रहा है। फिक्र नहीं करो, यही पाकिस्तानी तुम लोगों को पाकिस्तान में सबक सिखाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? आपने देखा हमारे जो बलोच भाई बहन हैं वो पाकिस्तान से कितना परेशान है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बहुत सी वीडियो आ रही हैं, और स्पेशली इस टॉपिक पर, क्योंकि देखिए कश्मीर खुश है और नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने वो कर दिया जो 70-72 साल से और कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकी।